शुरू करो डिस्कशंस। सब ठीक ठाक। जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस समय भी आप देख रहे हो, राम राम। शुरू कर दो डिस्कशन। ईडीएम का सीरीज चल रहा है। ईडीएम में प्रैक्टिस सेट 3। Through the reporter's efforts, many unknown facts have come to light. रिपोर्टर के प्रयास से कई अननोन अनजाने तथ्य भी कम टू लाइट, क्या रोशनी में आ गए, प्रकाश में आ गए। तो प्रकाश में आना या रोशनी में आना का मतलब क्या होगा? प्रकाश में आना, रोशनी में आना। तो कम टू द लाइट का इग्नाइटेड मतलब क्या? जलने लगा। इग्नाइट मतलब जलना होता है। फ्लेयर अप मतलब ये चिंगारी निकलना, जलना, जो भी है। ब्राइटन, तेज होना। तो यहाँ जो सेंस निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, वो हैव बीन रिवील्ड, सामने आ गया। कम टू द लाइट का मतलब क्या होता है? सामने आना। रिवील्ड, सामने आ जाना। कम टू लाइट, सामने आ जाना, रिवील्ड हो जाना। कम टू लाइट। The principal called the latecomers to her room and delivered a curtain lecture on the subject of late hours. Called the latecomers. Latecomers यहाँ थोड़ा सा गैप होना चाहिए। Latecomers देर से आने वालों को अपने रूम में बुलाया and delivered, दिया a curtain lecture on the subject of late hours, की जो लेट आने वाली जो समय होता है उस पर एकदम कर्टेन लेक्चर दिया। तो कर्टेन लेक्चर देने का मतलब क्या हो गया? हट जाता हूँ आपके सामने से कि ड्रामेटिक लेक्चर दिया, नाटकीय अंदाज में लेक्चर दिया, ब्रीफ लेक्चर, संक्षेप में लेक्चर दिया, कॉशनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट, एकदम सावधान रहने के लिए दिया, अकेले में टॉक बिहाइंड द कर्टन, और पर्दे के पीछे जाके बोला। तो क्या करें इसमें? तो कॉशनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट, ये होगा सी, कि अगर अकेले में हम किसी को सावधानी बरतने के लिए करते हैं, डांटते फटकारते हैं, तो इसको कहते हैं कर्टेन लेक्चर। अकेले में, ताकि दूसरे लोग सुन ना ले, समझ ना ले। तो दूसरों से बचाकर, दूसरे को पता ना चले, अगर किसी को हम अकेले में डांटते हैं, फटकारते हैं, खासकर पत्नियों के लिए ज्यादा यूज होता है कर्टेन लेक्चर, कि अकेले में जब पत्नी अपने पति को बहुत डांट फटकार करती है, तो उस लेक्चर को हम लोग कर्टेन लेक्चर कहते हैं। तो लेकिन और जगह भी इस्तेमाल होता है, तो किसी को अकेले में, ताकि उसकी, क्योंकि सबके सामने हम डांट फटकार करते तो लोगों की बेइज्जती होती है, इसलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी को अकेले में सबसे अलग करके डांटते फटकार के समझाते हैं। तो इस तरह के डांट फटकार समझाना जो है, ये कहलाता है कर्टेन लेक्चर। ठीक है, किसी को अकेले में डांटना फटकारना, समझाना बुझाना, कर्टेन लेक्चर कहलाता है। अकेले में, सबके सामने नहीं, अकेले में, पब्लिकली नहीं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब लीजिए, तो कुत्ते और बिल्ली की बारिश होने लगी है। बारिश में भी कुत्ते और बिल्ली गिरते हैं आसमान से, क्या? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अंग्रेज हैं, कुछ भी गिरा देंगे, कोई भरोसा नहीं इन लोगों का। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्लियर है? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हेविली, मतलब हुआ बहुत जोर से। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदा बूंदी। स्कैटर्डली का मतलब छिटफुट किधर का हो रहा है, कहीं स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ इधर उधर। और थिनली मतलब बहुत हल्की फुल्की, मतलब कभी कभी हो थिनली, दुबला पतला, इसको कहते हैं। इसमें क्या है? हेविली। तो बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हेविली, काफी तेज, मूसलाधार, काफी तेज या मूसलाधार बारिश होना, रेन हेविली। We must draw the line somewhere. We must draw the line somewhere. कि हमें कहीं ना कहीं लाइन तो खींचनी ही पड़ेगी। We must draw the line somewhere, कि कहीं ना कहीं लाइन तो हमें खींचनी ही पड़ेगी। We must draw the line somewhere. तो पुट द स्क्रू ऑन, मतलब क्या? स्क्रू करना, स्क्रू होता नट बोल्ट वगैरह जो, उसको घुमाना। फिक्स लिमिट, एक लिमिट तय करना। एम एट द स्काई, आसमान पर एम लगाना, टारगेट रखना। टर्न द टेबल्स, हालात बदल देना। टेबल, टर्न द टेबल्स का मतलब हालात बदल, ये अपने आप में एक इडियम है। तो वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर, इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं तो रेखा खींचनी पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं तो सीमा तय करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो एक मर्यादा तय करनी पड़ेगी। तो मर्यादा तय करना, सीमा तय करना, सीमा निर्धारित करना, इसको क्या कहते हैं? ड्रॉ द लाइन। तो क्या हो जाएगा? फिक्स अ लिमिट। क्या हो जाएगा? फिक्स अ लिमिट। ड्रॉ लाइन, फिक्स अ लिमिट। Sunil's dog in Manga attitude did not help
the attitude did not help to settle the matter. Dog in a मैंगर. मैंगर का मतलब किसी को पता है क्या? मैंगर का मतलब क्या होता है? मैंगर का मतलब होता है जैसे जानवरों को जो हम खिलाते हैं, तो जानवर को खिलाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन यूज करते हैं, हम लोग करते हैं ना, आपने गांव घर में देखा होगा। तो उस बर्तन को हम लोग कहते हैं, या जो बड़ा सा जो भी हो, अलग अलग लोग में अलग अलग यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग मैंगर कहते हैं, यानी जानवर को जिसमें खिलाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मैंगर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्या होता है मैंगर? उसे हम लोग जैसे बिहार में लाद कहते हैं, कुछ लोग नाद कहते हैं, बड़ा सा होता है सीमेंट, पहले तो पुराने जमाने में सीमेंट का बनता था, हम लोग के बिहार में तो सीमेंट का बना हुआ होता था मैंगर। तब डॉग इन द मैंगर का मतलब क्या निकाले? मैंगर वन वर्ड शब्द में पूछ सकता है, जानवर को जो खिलाने वाला जो बर्तन होता है उसको हम लोग मैंगर कहते हैं। तो ये कभी कभी मैंगर वर्ड जो है वन वर्ड शब्द में भी पूछ लेता है। तो क्या लिखें, इसका क्या मीनिंग करें? वैसे जो डॉग इन द मैंगर होता है, इसका मीनिंग बहुत लंबा चौड़ा होता है, इसको पहले अच्छे से मीनिंग समझ लीजिए। डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है जो व्यक्ति जानबूझकर जानबूझकर किसी को कुछ अच्छा करने की सलाह नहीं देता, या किसी को कुछ अच्छा करने से रोकता है, या कोई को अगर उससे कुछ पूछने आता है, कुछ मांगने आता है, तो उसको देता नहीं, उसको लगता है कि इसको देना बेकार, इससे कुछ काम दाम होगा नहीं, ये कुछ कर नहीं पाएगा, सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा, तो इसको कुछ सलाह मशवरा देना सब क्या है, बेकार। यानी किसी को ऐसा व्यक्ति जो खुद कुछ नहीं कर पाया, खुद कुछ नहीं कर पाया, और इसलिए उसको ऐसा लगता है कि दूसरा भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको हर काम करने से रोकता है, हर काम करने से मना करता है, हर काम करने से रोकता है, हर काम करने से मना करता है, हर दूसरे व्यक्ति, हर व्यक्ति को मना करता है कि भाई ये क्या क्या फायदा होगा, ये मत करो, इसमें तो मेरा तो हुआ नहीं, तुम्हारा क्या होगा। तो ऐसे व्यक्ति आपको लाइफ में बहुत मिले होंगे, जो खुद नहीं कुछ कर पाया तो वो आपको ये जरूर कहेंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगे, तुम भी छोड़, तुमसे भी नहीं होगा। ऐसे कहने वाले लोगों की कमी नहीं होती। इसी तरह के लोगों को हम लोग डॉग इन द मैंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग इन मैंगर कहते हैं। तो उसका जो डॉग इन मैंगर का जो एटीट्यूड था, तो ये एटीट्यूड क्या हुआ, तो मतलब ही हो गया, यानी सामने वाला व्यक्ति मतलब ही हो गया। तो पहले इसका पूरा मीनिंग लिख लेंगे कि जो जानबूझकर दूसरों की मदद नहीं करता, दूसरे को बढ़ावा नहीं देता, दूसरों की सहायता नहीं करता है, उसको हम डॉग इन मैंगर कहते हैं। तो शॉर्ट में एक वर्ड में लिख दिया तो क्या लिख दिया? सेल्फिश कह सकते हैं इसको, मतलब ही कह सकते हैं, लेकिन पूरा मीनिंग इसका बहुत लंबा होता है कि जो जानबूझकर दूसरे को किसी काम करने से हतोत्साहित करता है, निरुत्साहित करता है, मना करता है, वो और उसका पीछे कारण क्या होता है कि वो खुद उस काम को नहीं कर पाया, वो खुद उस काम में फेल है, उसको लगता है दूसरे भी फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? द proposals वर हैंगिंग लाइक Damocles sword ओवर आवर हेड्स, की जो प्रपोजल्स है, जो प्रस्ताव थे, वो टंगे हुए थे लाइक Damocles sword ओवर आवर हेड्स। जैसे हमको खाना कोई दे दे और ऊपर सिर पे क्या करे, तलवार टांग दे, तो हमारे ध्यान खाना पर होगा, चाहे खाना कितना भी टेस्ट हो, तो हमारा ध्यान खाना पर होगा कि तलवार पे ज्यादा होगा। यही बात होती है। तो लाइक टेमिकल सॉर्ड ओवर द हिज हेड, जरा बनाइए आप लोग क्या बना रहे हैं। टू इमीडिएटली वर्क वेरी हार्ड एंड सक्सेसफुली, टू इमीडिएटली वर्क वेरी हार्ड एंड सक्सेसफुली, to become too excited and eager about something, an impending but uncertain danger, something that you see in order to emphasize that you agree with what someone has just said. The proposals were hanging like Damocles sword over her heads. तो इसका मतलब होता है सिर पे तलवार टंगा हुआ होना, सिर पे तलवार टंगा हुआ। तो एन इम्पेंडिंग बट अनसर्टेन डेंजर, यानी एक ऐसी खतरा जो होने वाली, इम्पेंडिंग का मतलब जो होने वाली है लेकिन अभी निश्चित नहीं है कब घटे, मतलब कोई खतरा है लेकिन वो खतरा कब हमारे सामने आएगा हमें ही नहीं पता। खतरा है लेकिन वो खतरा कब हमारे सामने आएगा ये हमें पता नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं इम्पेंडिंग बट अनसर्टेन। खतरा है
लेकिन अब मतलब हमारे खतरा हमारे आसपास, लेकिन वो खतरा हम पर कब टूट पड़ेगा? खतरे का मंडराना, हिंदी में कहते हैं खतरा मंडरा रहा है। तो मंडराता हुआ जो खतरा है आपके ऊपर, जिसको कहते हैं डेमोक्ल स्वॉर्ड, मंडराता हुआ खतरा, ऐसा खतरा जो हमारे आसपास है, अगल बगल है। इसी को इंग्लिश में कह रहा है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग मतलब होने वाला, लेकिन अनसर्टेन, कब होगा ये पता नहीं, होने वाला लेकिन कब होगा ये पता नहीं। The project to clean the river Ganga ended in a smoke. The project to clean the river Ganga, कि गंगा नदी को जो क्लीन करने का प्रोजेक्ट था, ended in a smoke. Ended in smoke. Ended in smoke. ये गंगा नदी को साफ करने का जो प्लान था, प्रोजेक्ट था, ended in a smoke. Yielded no practical result. Yielded only confusion, सिर्फ confusion हुआ. Yielded no profit, कोई फायदा नहीं दिया. Yielded no plan, कोई योजना ही नहीं बनी. Yielded no practical result, yielded only confusion. तो end in smoke, end in smoke का मतलब होता है, नॉर्मली हम लोग कहते हैं टाई टाइम फिश होना. क्या कहते हैं? टाई टाइम फिश होना, बेकार होना, यूजलेस होना. एंडेड मतलब जिसका कोई रिजल्ट नहीं होना. एंडेड टाई टाइम फिश बेकार हो जाना, एकदम टाई टाइम फिश, फिश हो गए, हवा निकल गई, ऐसे ही बात करते हैं लोग. टायर वगैरह की हवा निकलती तो बेकार हो जाता है, ऐसे. तो टाई टाइम फिश होना मतलब यूजलेस हो जाना, बेकार हो जाना. तो उसके हिसाब से पता क्या बन जाएगा? yielded no practical result, की कोई उसका व्यावहारिक फायदा नहीं हुआ, कोई अच्छा बेहतर शानदार फायदा नहीं हुआ. Why do you fight sigh of me? Why do you fight sigh of me? Fight sigh of, ये है idiom, इसमें अंडरलाइन करना हो गया, छूट गया. Fight sigh of, ये हुआ fight sigh. फाइट विद झगड़ा करना, शर्मिंदगी से क्या फाइट करेंगे? एम्बैरस, एम्बैरस का मतलब परेशान होना. अवॉइड का मतलब टालना या बचना. शाउट एट का मतलब चिल्लाना. तो फाइट साय ऑफ का मतलब होता है किसी से परहेज करना, किसी से शर्माना, किसी से बात करने में हिचकना. तो किसी से परहेज करना, किसी से शर्माना, किसी से हिचकना, किसी से शर्माना, किसी से हिचकना, किसी से परहेज करना, ये सब क्या कहलाता है? फाइट साय ऑफ. क्या कहलाता है ये? फाइट साय ऑफ. फाइट साय ऑफ. तो इसलिए क्या हो जाएगा ये एड का बी, अवॉइड. फाइट साय ऑफ, अवॉइड, बचना, परहेज करना, गुरेज करना. When he left, he was extremely disappointed. वो जब गया तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, बहुत निराश था. I think he has gone forward for good. मुझे लगा कि वो हम for good, भलाई के लिए चला गया, for good के अच्छे के लिए चला गया. To seek good fortune, अच्छा किस्मत ढूंढना. To a good place, अच्छी जगह पे चला जाना. To a foreign country, विदेश चले जाना. Permanently, अस्थायी तौर पे. तो he has gone for good. क्या अच्छे के लिए चला गया, अच्छा भविष्य तलाशने के लिए चला गया. तो फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए. क्या मतलब होता है? हमेशा के लिए. अब देखिए वर्ड क्या है, इसे तो इडियम है. वर्ड फॉर गुड लिखा, भलाई के लिए होना चाहिए था, अच्छे के लिए होना चाहिए, लेकिन फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए. इसलिए फॉर गुड का मतलब क्या है? परमानेंटली, हमेशा के लिए, सदा के लिए. फॉर गुड, हमेशा के लिए, सदा के लिए, हमेशा के लिए, सदा के लिए. The mention of her former husband's name, जैसे उसके पहले पति का नाम अभी बताते हैं, still makes Rita foam at the mouth. कि अगर रीता के पहले के हस्बैंड का नाम अगर अभी भी ले लेते हैं तो foam at the mouth, इसका मतलब क्या? मुंह में खून आ जाता है, मुंह से लार टपकने लगता है, मुंह से झाग आने लगता है. तो फोम मतलब तो झाग ही होता है. तो फोम एट द मोमेंट, क्या उसको उल्टी आती है नाम सुन के, इतना नाम गंदा है? शायद शर्मा जाती है, ऐसा हो जाता है क्या? या फॉल्सिंग बीमार पड़ जाती है, ऐसा. एंग्री, तो फोम एट द माउथ का मतलब होता है एंग्री, गुस्सा हो जाना. मुंह से इतना ज्यादा गुस्सा होता है. कभी कभी लोग इतना ज्यादा तेज तेज बोलने तक कि मुंह से थूक वगैरह उड़ने लगता है, झाग वाग सा निकलना रहता है. तो उसी कहते हैं फोम एट माउथ, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना. फोम एट माउथ. नेक्स्ट, व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द कैफेटेरिया, जब उसने मुझे
कैफेटेरिया का रास्ता पूछा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा टू फॉलो हिज नोज, कि अपने नाक का पीछा करे, ऐसे नाक नाक, यही तो होगा और क्या होगा, नाक का तो ऐसे पीछा होगा। तो नाक का पीछा करने का मतलब क्या हुआ? टू फाइंड इट बाय हिमसेल्फ, जा जा आपने ढूंढ ले, जाकर किसी और से पूछ ले, टू आस्क समवन एल्स, टू फॉलो मेरे पीछे आ जा, टू गो स्ट्रेट अहेड, कि सीधा चला जा। तुम बता, तो हम सब कुछ बोलते हैं, इसमें से कुछ भी है, जा किसी और से पूछ ले, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है। लेकिन फॉलो नोज का मतलब क्या होता है? टू गो स्ट्रेट अहेड, कि सीधा आगे जाने के लिए कहा, गो स्ट्रेट अहेड, सीधा आगे जाने के लिए कहा। तो फॉलो नोज का मतलब हुआ सीधा जाना। क्या होता है? सीधा जाना। I and my friend always go Dutch. I and my friend, ये तो ग्रामेटिकल सेंटेंस है, ऐसा नहीं लिखते हैं, ये एक सेंटेंस ग्रामेटिकल हो जाएगा, my friend and I। ये आपको सिंटैक्स में भी पढ़ाया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन में भी पढ़ाया जाता है, अलग अलग जगह पढ़ाया जाता है। जब तीनों को अरेंज करना होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन हमेशा पहले, तो माय फ्रेंड एंड आई ऑलवेज गो डच। डच से कई इडियम बनते हैं, उसमें से एक इडियम गो डच भी है, ठीक है। डच करेज होता है, गो डच होता है, इन डच होता है। तो गो डच का मतलब होता है पे फॉर इच अदर्स मील, ड्राइव टुगेदर, डिवाइड द कॉस्ट, गो टुगेदर, कि अपना अपना जो खर्च, अपना अपना जो खर्च, जैसे भाई गए और जो भी खर्च हुआ अपना अपना खर्च उठा लिया, खर्च बांट लिया, जितना खर्च हुआ उसको अपने सुविधा के हिसाब से बांट लिया, या अपना अपना खर्च खुद उठा लिया, इसको कहते हैं गो डच। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? डिवाइड द कॉस्ट, यानी कि तू जो खाएगा वो उसका पैसा मैं दे दूंगा, मैं जो खाऊंगा उसका पैसा तू देना, ऐसा नहीं। डिवाइड द कॉस्ट, सब अपने अपने में कॉस्ट डिवाइड कर लिया, बांट लिया, जो भी आएगा जो अपने अपने हिसाब से लोगों ने दे दिया होगा। द विनिंग टीम डिसाइड टू गो फॉर द जुगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच, कि लास्ट क्वार्टर जो मैच का हुआ, यानी लास्ट चौथाई जो पार्ट हुआ, चौथे पार्ट में जब मैच गया, तो गो फॉर द जुगलर। अब गो फॉर द जुगलर का मतलब क्या हो गया? क्या क्या सोचा, क्या करना चाहिए? गो फॉर द जुगलर क्या करना चाहिए था? गिव इजी अपॉर्चुनिटीज, क्या अपोजिशन टीम को जाएगा, जैसे तू जैसा होगा, क्या गिव रिजर्व प्लेयर्स चांस, की जो रिजर्व प्लेयर तो उसको दिया कि भाई आजा अब तू लोग संभाल ले। फोरपिट द मैच, जालसाजी कर दिया, मैच में कुछ गलत कर दिया, नकली काम कर दिया, जाली काम कर दिया, गलत कर दिया। अटैक ऑल आउट, पूरे मेहनत से अटैक किया, पूरे जोर से पूरा दम लगा दिया। तो गो फॉर द जुगलर का मतलब था पूरा दम लगा देना। क्या होता है? पूरा दम लगा देना, पूरा जान झोंक देना, पूरा अपने आप को झोंक देना, अपने आप को किसी चीज में झोंक देना, समर्थ, पूरी पूरी ताकत लगा देना, पूरा जान लगा। क्या होगा? गो जुगलर, अटैक ऑल आउट, पूरा झोंक दिया, पूरा जान लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी लास्ट टाइम। यही करेगा, आप भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। जैसे हम लोग का एग्जाम आना रहता है तो हम लोग करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं लास्ट 1-2 महीने में। द प्रेसिडेंट गेव अवे द प्राइज टू द विनर्स। अब ये भी जो है, ये भी फ्रेजल वर्ब है, ये इडियम नहीं है, फ्रेजल वर्ब है, गिव अवे। तो लेट गो जाने दिया, रिलीज्ड छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, गिव बैक वापस कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया। तो क्या होगा? प्राइज को क्या करेगा? विनर को क्या करेगा? बांटेगा ही। प्राइज को हम लोग मुक्त तो नहीं करेंगे, वापस तो नहीं कर देंगे, तो प्राइज को क्या करते हैं? लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आपने नाम भी सुना होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आपने नाम सुना होगा। तो गिव अवे का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट, डी, बांटना, देना या बांटना, देना या बांटना। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हमारे भारतीय क्या कर रहे हैं? गोइंग प्लेसेस मतलब बिखर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। गोइंग अब्रॉड, विदेश चले जा रहे हैं। गोइंग टू स्पेसेस, अंतरिक्ष में पहुंच जा रहे हैं। तो ये सब तो कोई मतलब ही नहीं रख रहा है ऐसा। टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, बहुत टैलेंटेड है। फ्रेंडली एंड अमेकेबल, की बड़ी दोस्ताना है। तो गोइंग प्लेसेस का मतलब हुआ जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, जिसमें टैलेंट भी हो और बहुत ज्यादा जो सक्सेसफुल हो, एकदम हिंदी में जैसे कहते हैं सफलता के नए पटाखे बनाना, मतलब ये कीर्तिमान बनाना, या सफलता के झंडे गाड़ना, इसको कहते हैं गोइंग प्लेसेस की। बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट लेना, बहुत ज्यादा अचीवमेंट, सफलता हासिल करना, बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल करना, इसको हम लोग कहते हैं गोइंग प्लेसेस। क्या कहते हैं इसको? गोइंग प्लेसेस। बहुत ज्यादा सफल होना, बहुत ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना।
ठीक है. Those intending to take up the military service must be prepared to go through the hoops. क्या कह रहा है कि those intending to take up the military service, कि जो मिलिट्री सर्विस करना चाहता है मस्ट बी प्रिपेयर्ड, उनको तैयार होना चाहिए टू गो थ्रू द हुप्स, कि जो भी मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता है, जो डिफेंस ज्वाइन करना चाहता है, उसको तैयार होना चाहिए. किस चीज के लिए तैयार होना चाहिए भाई? गो थ्रू द हुप्स टू मेड पे, कि क्या बहुत पैसे लगेंगे? ऐसा होता है क्या जो मिलिट्री सर्विस करना चाहता है उसको बहुत पैसे लगेंगे, बहुत खर्च होंगे? ये तो यूजलेस हो गया. पनिश सेवरली, भाई सीवियरली, बहुत बुरी तरह उसको पनिशमेंट मिलेगा. भाई ये कौन सी बात हुई? ये तो ऐसे ही मतलब ऑप्शन ही बेकार का है. टू अंडरगो ग्रूलिंग टेस्ट, ग्रूलिंग का मतलब क्या? मुश्किल, तकलीफ देने वाला टेस्ट, जांच. ये हो सकता है कि भाई उसको साइन बॉन्ड, बॉन्ड तो आपको किसी भी जॉब में जाएंगे तो उसको साइन करना ही पड़ता है, बॉन्ड साइन करते ही तो कोई बात नहीं, तो सारे जॉब में तो मेड टू अंडरगो ग्रूलिंग टेस्ट, कि काफी मुश्किल परिस्थिति और हालात से, परीक्षणों से, टेस्ट से, जांच से गुजरना पड़ेगा. ठंड, गर्मी, धूप बर्दाश्त, घर से अलग रहना, अलग अलग तरह का खाना वगैरह वगैरह, मतलब क्या कि कई तरह की समस्याओं से, और डिफिकल्ट हालत, समस्या ज्यादा डिफिकल्ट, चैलेंजिंग कंडीशन से गुजरना पड़ेगा. यही है, मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा, मुश्किल इम्तहान देने पड़ेंगे. तो गो थ्रू द हुप्स का मतलब क्या हो गया? मुश्किल इम्तहान देना. मुश्किल इम्तहान भी आसान और मुश्किल दोनों हो सकते हैं. तो ये मुश्किल इम्तहान होगा, आसान इम्तहान नहीं होगा. आसान टेस्ट नहीं होगा, मुश्किल होगा. He gave vent to his pleasure with a smile. He gave vent to his pleasure with a smile. उसने अपने खुशी को एक मुस्कुराहट के साथ क्या किया? अलाउ किया, एक्सप्रेस किया, एंजॉय किया, मजा लिया, शेयर किया, बांट दिया. क्या होगा? यहाँ तो सब कुछ लग रहा है, सब कुछ हो सकता है. जताया, मजे लिया अपनी खुशी का, हंसी के साथ बांट लिया, अपने अपने खुशी को बांटा सबके साथ, हंसी के साथ, हंसी हंसते हंसते बांट लिया. क्या करें? क्या करना चाहिए? तो एक्सप्रेस, गिव वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस, जताना या व्यक्त करना. हिंदी में क्या कहते हैं? जताना, इजहार करना, व्यक्त करना. तो गिव वेंट का मतलब एक्सप्रेस, हिंदी में क्या कहते हैं? जताना, व्यक्त करना, इजहार करना. ठीक है, उजागर करना भी कहते हैं. हिंदी में तो बड़े खतरनाक खतरनाक शब्द हैं. उजागर करना, इजहार करना, जताना, बताना. ठीक है. तो he gives himself the airs of a rich man. Give himself the airs of a rich man. क्या करता है वो? He gives himself the airs of a rich man. कि बहुत शो करता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, यही शो करता है. तो he gives himself the airs of a rich man. Enjoys being, बहुत मतलब सचमुच अमीर होने का मजा ले रहा है. Tries to hide the fact that he is, कि जो चीज वो है उसको छुपाने की कोशिश करता है. Pretends to be, दिखाने की कोशिश करता है, बनने की कोशिश करता है. Boast over the fact that he is, कि जो चीज वो है उस पर अपने को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है. बोस्ट ओवर का मतलब क्या? बोस्ट का मतलब आप सेखी बगाड़ना, कि जो चीज है उसको बहुत ज्यादा सेखी बगाड़ता, बढ़ा चढ़ाकर कहता है. ऐसा है क्या? तो गिव हिमसेल्फ द एयर्स ऑफ, तो गिव हिमसेल्फ का मतलब होता है कि जो ना हो वो दिखाने की कोशिश करना, जो ना हो वो दिखाने की कोशिश करना. तो जो चीज है उसको तो छुपाने की कोशिश कर ही नहीं रहा है, तो जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है. जो है उसको छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जो नहीं है उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है. जो नहीं है उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है. इसको कहते हैं प्रिटेंड्स टू बी. प्रिटेंड्स का मतलब क्या है? बहाना करना, दिखाना, झूठा दिखाना, किसी झूठी चीज दिखाना, जो है नहीं उसे दिखाना. प्रिटेंड्स का मतलब है झूठा बहाना बनाना, झूठी चीज दिखाना, किसी किसी का दिखावा करना. कि जो अमीर नहीं है लेकिन अमीर होने का दिखावा करता है, इसको प्रिटेंड्स. प्रिटेंड्स का मतलब ऐसे होता है, दिखावा करना ही होता है, बहाना बनाना होता है. झूठे बहाना को प्रिटेंड का नाम करते हैं. बहाने बनाना, झूठा दिखाना, या जो चीज है नहीं वो दिखाना, प्रिटेंड. जैसे कहते हैं प्रिटेंड्स टू बी मैड. इसका मतलब क्या है? कि पागल होने का नाटक कर रहा है. ये प्रिटेंड्स टू बी मैड मतलब पागल होने का नाटक है नहीं, दिखा ऐसे रहा कि वो पागल है. नेक्स्ट क्या है? वी गॉट into hot water just because
द अकाउंटेंट डाइवर्स्ड आवर सीक्रेट्स। डिवल्ज का मतलब क्या होता है? उजागर कर देना। सीक्रेट्स का मतलब क्या? राज, कि जो राज है उसको उजागर कर दिया, जो राज है उसको सामने ला दिया। डिवल्ज द सीक्रेट। तो ही गॉट इनटू हॉट वाटर। तब जो अकाउंटेंट था उसने राज को उजागर कर दिया, तो क्या होगा? हॉट वाटर, क्या गर्म पानी में चले जाएंगे हम? तब गर्म पानी में जाने का क्या होगा? फेल इन वंस एफर्ट्स, अपने प्रयास में असफल हो जाना। लैंड इन ट्रबल, परेशानी में पड़ जाना। टेक द हेल्प ऑफ, मदद लेना। कम टू नथिंग, बेकार हो जाना, किसी काम का नहीं होना। कम टू नथिंग। तो गेट इनटू हॉट वाटर, तो इनटू हॉट वाटर का मतलब हो जाता है कि मुसीबत में पड़ जाना, परेशानी में पड़ जाना। लैंड का मतलब पड़ जाना, होना। लैंड नाउन भी है, वर्ब भी है। लैंड जो है नाउन भी है, वर्ब भी है। तो यहाँ वर्ब के रूप में क्या? लैंड का मतलब क्या होगा? पड़ जाना, पहुंच जाना। कहते हैं लैंड इन ट्रबल। तो गॉट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या? परेशानी में पहुंच गए, दुख में पहुंच गए, तकलीफ में पहुंच गए। दुख में पहुंच गए, परेशानी में पहुंच गए, तकलीफ में पहुंच गए। Have a finger in every pie. Have a finger in every pie. To be quarrelsome, झगड़ालू होना। To be efficient, बहुत कार्यकुशल होना। To be greedy, बहुत लालची होना। To be meddlesome, meddlesome का मतलब टांग अड़ाने वाला, दखलंदाजी करने वाला हर चीज में। तो टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब कि हर चीज में टांग अड़ाने वाला, हर चीज में टांग अड़ाना। जो मतलब कई चीज में एक साथ टांग अड़ाने की कोशिश करना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? टू बी मेडलसम। क्या हो जाएगा? मेडल, मेडल का मतलब होता है दखलंदाजी करने वाला, टांग अड़ाने वाला। मेडल, एम ई डबल डी एल ई, मेडल। एम ई डबल डी एल ई, मेडल का मतलब होता है दखलंदाजी। एक मेडल नॉर्मल तो एम ई डी एल, मेडल, ठीक है। मेडल वो क्या होता है? इनाम। और एम ई डबल डी एल ई, एम ई डबल डी एल ई, मेडल, इसका मतलब दखलंदाजी करना। तो हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब वही कि हर जगह हर काम में टांग अड़ा देना, हर काम में उंगली डाल देना, हर काम में। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, तो हर जगह काम में टांग अड़ाना, हर जगह अपनी चलाने की कोशिश करना, या हर बात में दखलंदाजी कर देना। सो क्या कहते हैं? टू बी मेडलसम। क्या कहेंगे इसको? टू बी मेडलसम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देयर वॉज डेफिनेट एलिमेंट ऑफ फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? जालसाजी, बनावट, नकली, जाली। फैब्रिकेशन का मतलब था बनावटी, बनावटी, जालसाजी। इन द स्टोरी, की स्टोरी जो कहानी था उसमें हर वो चीज था जिससे पता चलता था ये फैब्रिकेटेड है, जाली है, बुना हुआ है, सच्चा नहीं है, नकली है। फैब्रिकेटेड कह रहे हैं, इसका मतलब काल्पनिक, काल्पनिक, कल्पित, जो सच ना हो। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है। तो उस कहानी में हर वो चीज था जिससे ये पता चला ये कहानी क्या है? जाली है, फर्जी है, काल्पनिक है, कल्पित कहानी है, फैब्रिकेटेड है। बट ही बिलीव द अकाउंट, लेकिन फिर भी उस पूरे अकाउंट, यहाँ अकाउंट का मतलब डिटेल्स, जो भी उसको डिटेल बताया गया, जो अकाउंट बताया गया, उसको वो विश्वास कर रहा था। कैसे? हुक, लाइन एंड सिंकर। अब क्या मीनिंग होगा? कि कहानी में हर चीज जो थी वो शक करने के लायक था, फिर भी उस कहानी को वो हुक, लाइन और सिंकर पूरा विश्वास कर रहा था। नॉट होली, पूरा विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि सब कुछ फैब्रिकेटेड लग रहा था। लिटिल बिट, थोड़ा बहुत कर रहा था। हार्डली, शायद ही बिलीव कर पा रहा था। तब इसका अगर कोई मीनिंग नहीं समझेगा तो उसको लगेगा कि हार्डली है यहाँ, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा कि हर एक चीज उसका बिल्कुल क्या था? सब था। लेकिन यहाँ जो बट कनेक्टर पर अगर कोई ध्यान देगा तो उसको समझ में आ जाएगा। ये बट लिखा है, इसका मतलब क्या? कि हालांकि वो जाली लग रहा था, नकली लग रहा था, लेकिन फिर भी वो यकीन कर रहा था, क्योंकि यहाँ बट लिखा है। इस बट से थोड़ा सा सेंस आ जा रहा है कि हुक, लाइन एंड सिंकर का मीनिंग क्या होना चाहिए? कंप्लीट, दोनों बातें अपोजिट। लग रहा था कि सब कुछ जाली है, नकली है, झूठा है, फिर भी वो उसको पूरी तरह से विश्वास कर रहा था। तो ये बट की वजह से ये इसका मीनिंग थोड़ा सा हम गेस कर पा सकते हैं कि हुक, लाइन एंड सिंकर का मतलब क्या? कंप्लीटली, कि सब कुछ जाली, नकली लगने के बावजूद भी उस कहानी में को वो पूरी तरह से सही मान रहा था। His argument does not hold water, कि उसका आर्गुमेंट क्या? पानी नहीं मांग रहा, या पानी नहीं पकड़ रहा है। पानी मांगना, पानी पकड़ना, होल्ड वाटर। तो हैव एक है प्रभाव डालना, टू इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को रोकना, फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को रोकना। साउंड लॉजिकल फैक्ट, साउंड लॉजिकल फैक्ट का मतलब क्या? तर्कपूर्ण लगना, तार्किक लगना। साउंड लॉजिकल फैक्ट का मतलब तर्कपूर्ण लगना या तार्किक लगना। इस आर्गुमेंट
डज नॉट होल्ड वाटर, कि उसका जो आर्गुमेंट था वो हैव टू हैव इफेक्ट टू इन्फ्लुएंस, ये दोनों तो एक ही मतलब है। हैव इफेक्ट का मतलब प्रभाव होना, टू इन्फ्लुएंस का मतलब भी प्रभाव, दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ जो आंसर होगा एक साउंड लॉजिकल फैक्ट। होल्ड वाटर का मतलब क्या, इसको कहता है, होल्ड वाटर को हम ऐसे भी कहते हैं कि कसौटी पे उतरना, कसौटी पे खड़े उतरना, होल्ड वाटर, कसौटी पे खड़े उतरना, या किसी चुनाव को, किसी टेस्ट को, किसी जांच को, किसी परीक्षण को पास करना, किसी जांच, किसी परीक्षण को पास करना, होल्ड वाटर, होल्ड वाटर। तो साउंड लॉजिकल मतलब तर्क, तार्किक लगना, तर्कपूर्ण लगना, ठीक है, तार्किक लगना, तर्कपूर्ण लगना, या कसौटी पर खड़े उतरना। हिंदी में तो बहुत जबरदस्त नहीं होता, किसी कसौटी पे खड़े उतरना, तर्कपूर्ण लगना या तर्क संगत लगना, होल्ड वाटर। वी मस्ट हस्बैंड, देखिए हस्बैंड का इस्तेमाल यहाँ वर्ब की तरह हो रहा है। हस्बैंड अवर रिसोर्सेज अगेंस्ट द हार्ड टाइम्स, के बुरे वक्त के से बचने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, हस्बैंड अवर रिसोर्सेज, सिंग गाना गाना चाहिए, सपोर्ट समर्थन करना चाहिए, कंसीड मान लेना चाहिए, और सेव बचाना चाहिए। तो हस्बैंड अवर रिसोर्सेज का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिंपल सा ही तो सेंटेंस नहीं लग जा रहा कि हम बचाना चाहिए, तो और क्या करना चाहिए, हमारे पास जो संसाधन है उसको बचा के रखना चाहिए, किसके लिए, बुरे वक्त के लिए। कभी भी बुरा वक्त किसी के साथ आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। तो हमारे पास संसाधन है, उस संसाधन को हमें क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि बुरे वक्त में क्या हो, काम आए। यही होगा ना, बुरे वक्त में हमारे संसाधन हमारे काम आए। तो वी मस्ट हस्बैंड अवर रिसोर्सेस, वी मस्ट हस्बैंड अवर रिसोर्सेस, सेव बचा कर, हस्बैंड अवर रिसोर्सेस। क्लियर है? I was in two minds whether to buy a new television or a new computer, कि मेरे पास two minds था कि क्या करें, एक नया टेलीविजन खरीद लें कि एक नया कंप्यूटर खरीद लें, क्या खरीदें, एक नया टेलीविजन कि नया कंप्यूटर। तो two minds, to be undecided, to lose one's mind, अपना दिमाग ही खो देना, to take two decision, कि दो निर्णय लेना, to be firm, एकदम मजबूत होना, to be firm का मतलब एकदम पक्का होना। तो यहाँ तो कह रहा है टू माइंड्स में पक्का क्या होगा, तो पता नहीं चल रहा टेलीविजन लेके कंप्यूटर ले, तो फर्म होने का कोई मतलब ही नहीं, दिमाग खो जाने का कोई भी प्रोसेस नहीं बन रहा है। तो क्या बन रहा है, आई वॉज इन टू माइंड्स, तो सेंस बन रहा है टू बी अनडिसाइडेड, अनिश्चित, टू माइंड्स का मतलब कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, अनडिसाइडेड, निर्णय नहीं हो पा रहा था, निर्णय नहीं था, असमंजस में, दुविधा में, या पक्का निर्णय नहीं होना, असमंजस में होना, दुविधा में होना, या पक्का निर्णय नहीं कर पाना, असमंजस में होना, दुविधा में होना, या पक्का निर्णय नहीं कर पाना, असमंजस, दुविधा में होना, या पक्का निर्णय नहीं कर पाना। आई वॉज इन टू माइंड्स, टू बी अनडिसाइडेड, असमंजस में होना, दुविधा में होना, या पक्का निर्णय नहीं कर पाना। He wanted his agreement in black and white, कि वो क्या चाह रहा था, उसका एग्रीमेंट क्या हो, in black and white, he wanted his agreement in black and white, तो काला और सफेद में चाहता था क्या एग्रीमेंट। तो हम लगता है कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई समझौता करते हैं, लिख कर दो, लिख कर दो, हमें लिख कर दो, कोई समझौता करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, सबसे पहले हम लोग यही करते हैं कि लिख कर दो भाई, लिख कर दो, लिख कर दो। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हुआ लिख कर देना, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है, लिख कर देना, इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो क्या होगा, इन राइटिंग, ऑरली, इन डिस्कोर्स, डिटेल, इन डिटेल का मतलब हो गया विस्तृतपूर्ण से, इन डिस्कोर्स का मतलब क्या हुआ, व्याख्या, लेक्चर के साथ, ऑरली मतलब मौखिक, इन राइटिंग मतलब लिखित, यानी 25 का क्या हो जाएगा, इन राइटिंग, लिखित, लिखित, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया लिखित, लिखकर, इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित, लिखकर। I will be back in 2 shakes, 2 shakes, in 2 shakes, I will be back in 2 shakes, with a bang, मतलब धमाके के साथ वापस आऊंगा, with 2 milkshakes, कि दो मिल्क शेक लेकर वापस आऊंगा, वेरी सून, बहुत जल्दी आऊंगा, इन 2 minutes, 2 मिनट में आ जाऊंगा। तो इन 2 shakes, इन 2 shakes का मतलब था वेरी सून, बहुत जल्दी, इन 2 shakes, बहुत जल्दी, वेरी सून, बहुत जल्दी, इन 2 shakes, कि बहुत कहते हैं हिंदी में लोग तो 2 minutes या 2 seconds भी करते रहते हैं, तो इन 2 shakes का मतलब बहुत जल्दी, पलक, कहते कोई कहता है पलक झपकते आ जाऊंगा, पलक झपकते आ जाऊंगा, इन 2 shakes।
Our plan to go to London is in the air. Our plan to go to London is in the air. कि हमारा जो लंदन जाने का प्लान है वो हवा में है. अगर ऐसे देखें मीनिंग तो हवा में है, इसका मतलब लगेगा अरे हवा में है मतलब क्या होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं, हवा में है. क्या है? हवा में है. थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, हवा में है, हवा में है तो लगेगा लोगों को क्या, ये लगेगा अनडिसाइडेड, या फिर लगेगा अनडिसाइडेड का मतलब निश्चित नहीं, लेकिन अंडर कंसिडरेशन का मतलब भी तो वही हो गया अनडिसाइडेड. फॉर अप्रूवल, तो अगर आप टेक्निकली देखें तो ये तीनों का तो मतलब एक ही है, तीनों में से कोई एक ही नहीं सकता है. फॉर अप्रूवल का मतलब क्या, अभी स्वीकृति होना बाकी है. स्वीकृति होना बाकी है मतलब अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, दोनों का मीनिंग अनडिसाइडेड मतलब अभी अंडर कंसिडरेशन है, इसका मतलब अनडिसाइडेड है. तो ऑप्शन से भी छड़ी, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है. ये कोई एक होगा तो दूसरा तीसरा भी होना ही चाहिए. फिर पूछेगा भाई दोनों मतलब क्या, अनडिसाइडेड और अंडर कंसिडरेशन का मतलब एक ही तो है, या फॉर अप्रूवल का मतलब वही है कि अभी मौका मतलब स्वीकृति नहीं मिली है. तो ये तो ऑप्शन से ही छट जा रहा है. क्या होगा? सर्टेन. इन द एयर का मतलब होता है सर्टेन, यानी जो होना लगभग तय है. इन द एयर में अगर कुछ है इट इज इन द एयर, तो इसका मतलब क्या है कि अब दिख रहा है कि होने वाला है, जो लगता है कि बस होने ही वाला है, कभी भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं इन द एयर. ठीक है, जो हमें दिख रहा है कि अब कभी भी हो सकता है उसको हम कहते हैं इन द एयर, कभी भी हो सकता है, जो एकदम इस तरह से तय हो गया कि अब कभी भी हो सकता है, कभी भी वो घटना घट सकती है, उसको हम लोग कहते हैं इन द एयर. उसको क्या कहते हैं? इन द एयर, जो घटना कभी भी घट सकती है. ठीक है, इन द एयर. सर्टेन, निश्चित एक तरह से. द बॉय वॉज इन डच विथ हिज फ्रेंड्स. इससे पहले भी डच आया था, गो डच था वो था गो डच. ये है इन डच, यानी डच से इडियम बनता रहता है. और एक होता है डच करेज. तीन तो हमेशा याद रखिएगा, ये तीन इडियम था. डच करेज, डच करेज का मतलब होता है दारू पीने के बाद जो आप गाली गलौज मारपीट तमाशा करते हैं उसको डच करेज कहते हैं. डच करेज, दारू पीने के बाद एकदम अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं लोग, फिर शोर शराबा, प्रधानमंत्री को भी कुछ नहीं समझते हैं, तो उसको कहते हैं डच करेज. तो द बॉय वॉज इन डच. इससे पहले था क्या? गो डच. डो में तो अपना अपना खर्चा कोई उठाना था, सिर्फ खर्चे को बांट लेना. अब है इन डच, तो फ्रेंड के साथ क्या हो सकता है? इन लव, ये भी ठीक लग रहा है. इन गुड टर्म्स, अच्छे संबंध में भी हो सकता है. इन ऑ मतलब डर से था. तो इन डच का मतलब होता है इन ट्रबल, कि वो मुसीबत में था, समस्या में था, परेशानी में था. इन डच, ट्रबल, मुसीबत, परेशानी. तो द बॉय वॉज इन टच विद हिज फ्रेंड्स, यानी जो लड़का था वो अपने दोस्तों के साथ परेशानी में, यानी दोस्तों के साथ उसके रिश्ते जो थे वो अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे, बेहतर नहीं थे. इन डच, इन ट्रबल, परेशानी में था अपने दोस्तों के साथ. भाई एक बार साउंड को चेक कर लेना पड़ता है. अभी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तब तक. हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन. कि हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करते हैं तो इन द लॉन्ग रन क्या, इसका मतलब दौड़ के पे करता है क्या? कि अगर हम कठिन मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, तो दौड़ दौड़ के पे करता है क्या? हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन. हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन. तो इन द लॉन्ग रन का मतलब हुआ कि लंबे समय में, आगे से तो आखिरकार, कुछ समय के बाद, अंततः या अंत जाकर. तो कहते आखिरकार या अंततः या एक लंबे समय के बाद हमारा जो हार्ड वर्क है, कठिन जो मेहनत करते हैं वही काम आता है. कठिन मेहनत जो करते हैं वही काम आता है. हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन. तो ऑलवेज या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंडेफिनेटली, नेवर. तो इंडेफिनेटली तो हुआ ही नहीं, नेवर का कभी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ऑलवेज हमेशा. तो इन द लॉन्ग रन का जो है मतलब होना चाहिए, ये दोनों काफी क्लोज ऑप्शन है, ऑलवेज और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि लंबे समय के बाद जो ये हार्ड वर्क ज्यादा बेहतर होगा. ऑलवेज का भी सेंस आ जाता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी लंबे समय के बाद, इन द लॉन्ग रन, आखिरकार, आखिरकार, अंततः यही हार्ड वर्क ही पे करता है, काम आता है. ठीक है, इतनी हिंदी में कहते हैं आखिरकार कड़ी मेहनत ही काम आता है. आस्क मिस्टर दास, ही कैन गिव यू ऑल द न्यूज यू नीड. मिस्टर दास को बोलिए वो आपको जो भी न्यूज चाहिए वो आपको दे देगा. ही ऑलवेज इन द स्विम. ही क्या होना, इसमें होना क्या था? ही इज ऑलवेज इन द स्विम, इन द स्विम.
तो इन द स्विम का मतलब क्या, स्विमिंग पूल में होगा, ये तो मीनिंग बिल्कुल वैसे ही हो गया। इन सर्च ऑफ न्यूज, हमेशा न्यूज के तलाश में ही रहते हैं, जो खुद तलाश में रहेगा वो क्या देगा, जो न्यूज के तलाश में ही हमेशा रहेगा वो क्या देगा, न्यूज। वेल इन्फॉर्म्ड अप टू डेट, ये सही बात है। गिविंग न्यूज टू अदर्स, जो दूसरे को न्यूज ही देता रहता है, ये भी। तो आस्क मिस्टर दास, ही कैन गिव यू ऑल द न्यूज यू नीड, तो ये तभी हम कह सकते हैं, कहते हैं कि उनके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन रहता है और वो हमेशा अपडेट रहते हैं, यही सेंस है। तो इन द स्विम करने का मतलब क्या, कि अच्छी खासी इंफॉर्मेशन रखना, दुरुस्त इंफॉर्मेशन रखना, बेहतर तरह की जानकारी रखना, अच्छी जानकारी रखना, इन सबको क्या कहेंगे, इन सबको हम कहेंगे इन द स्विम। कि वेल इन्फॉर्म और अपडेट, कि अच्छी जानकारी रखना, बेहतर जानकारी रखना, अपडेट रहना, अच्छी जानकारी रखना, बेहतर जानकारी रखना, अपडेट रहना, ठीक है। ये और हो गए 30 हमारे पास। 3 टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया और लगभग 100 के आसपास हमने इडियम्स देखा, और सारे इडियम्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन कीजिएगा। और ये सब चीजें अगर एक दो बार देख लेते हैं ना, क्लास को देख लेंगे, तो उसके बाद वो लगभग फिक्स हो जाता है, ऑप्शन देखते ही बता देंगे क्या है, ये होता है। एक बार अगर डिस्कशन देख लिया तो हम ऑप्शंस देखते ही आप बता देंगे कि ये है, ये है, ऑप्शंस देखते ही बता देंगे। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।